नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं शुभ्रा सुमन। कोरोना का संकट खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। मुसीबतें लगातार बढ़ रही हैं। कोरोना की दूसरी लहर के कारण मौतों का आंकड़ा रोज नए रिकॉर्ड बना रहा है। हालांकि आज 5 दिन बाद देश में 4 लाख से कम केस आए हैं। मौतों का आंकड़ा कम हुआ है, लेकिन चिंता अभी भी बनी हुई है। इस बीच जान के 2 नए दुश्मन मुसीबत बने हुए हैं, जिनकी हम बात अगले 1 घंटे करने वाले हैं। ब्लैक फंगस और हैप्पी हाइपोक्सिया, ये 2 नाम हैं जिन्हें याद कर लीजिए। ये वो दुश्मन हैं जो लोगों को डरा रहे हैं। हैप्पी हाइपोक्सिया के दौरान देश में कई केस ऐसे सामने आए हैं जहां मरीजों में कोई लक्षण पहले से नहीं थे, लेकिन फिर अचानक मरीज का ऑक्सीजन लेवल गिरने लगा और उसे संकेत तक नहीं मिला। इसी तरह ब्लैक फंगस के शिकार लोगों में ऐसी घटनाएं हो रही हैं कि कई लोगों के अंग तक काट कर निकालने पड़ रहे हैं। हैप्पी हाइपोक्सिया और ब्लैक फंगस को लेकर हम चर्चा करेंगे। डॉक्टर्स का एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ेगा। जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस खतरे से कैसे निपटा जा सकता है, कैसे बचा जा सकता है, क्या लक्षण हैं। लेकिन उससे पहले हैप्पी हाइपोक्सिया और ब्लैक फंगस पर डॉक्टर्स का क्या कहना है, ये आपको सुनवाते हैं। वार्ड में है और जो ट्रीटमेंट कर रहा है, इवन घर पे भी जो ट्रीटमेंट कर रहा है, उसमें ये जो फूग है, म्यूकोरमाइकोसिस एक फूग है। जैसे वायरस होता है, बैक्टीरिया होता है, तो ये फूग अत्र तत्र सर्वत्र रहती है, हर एक जगह पे, हवा में रहती है, कोई भी टेबल पे है, डस्ट पे है, कहीं पे भी होती है। तो जिसका इम्यूनिटी लेवल, रोग प्रतिकारक शक्ति कमजोर हो गई है कोरोना के चलते, और जिसको बीमारी है, जैसे ब्लड कैंसर है, किसी को जो उसकी ट्रीटमेंट चल रहा है, किसी का लिवर ट्रांसप्लांटेशन है, किसी को किडनी की बीमारी है, वो सभी की इम्यूनिटी जो कमजोर हो गई है, तो उसमें ये फूग उसके नाक के जरिए हर एक जगह पे घुस सकती है। नाक में रहती है, साइनसिस में रहती है, वहां से लेके फेफड़े में जाती है, आंख में जाती है, स्किन पे आती है, मगज में जाती है। तो ये 15-20 दिनों से काफी प्रॉब्लम आ रहे हैं और हम तकरीबन दिन के हर एक ओपीडी में माने तो 5-6 केसेस जो हमारी ओपीडी चलती है उसमें, और पूरी 24 घंटे की हमारी जो इमरजेंसी रहती है उसमें 15 से 20 केसेस हम डेली एडमिट करते हैं। जो कोविड का संक्रमण है उसमें जो मॉडरेट टू सीवियर केसेस है, जिसमें टोसिलिजुमाब देते हैं, स्टेरॉइड्स देते हैं, तो जो रोग प्रतिकारक शक्ति है वो कम होती है, और कोरोना संक्रमण की वजह से भी रोग प्रतिकारक शक्ति कम होती है। तो उसकी वजह से ये अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन, ये फंगल इन्फेक्शन नॉर्मल जो लोग होते हैं उसमें नहीं होता है, लेकिन ये जिन लोगों का रोग प्रतिकारक शक्ति मतलब इम्यूनिटी लो होता है, उस वक्त ये अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होते हैं और ये बहुत डेडली होता है। लेकिन हमारे यहाँ इसकी सारवार दी जाती है। जो इंजेक्शन है इसके लिए बहुत ही महंगे आते हैं। लायोजोमल एम्फोटेरिसिन भी आता है जो हमारे यहाँ उपलब्ध है और हमारे पेशेंट को यहाँ से सरकार की तरफ से देते हैं। आगे बढ़ने से पहले आइए आपको विस्तार से समझाते हैं कि आखिर हैप्पी हाइपोक्सिया क्या है। दरअसल युवाओं में कोरोना के घातक होने की सबसे बड़ी वजह इसे बताया जा रहा है। शरीर में ऑक्सीजन कम होने के लक्षण दिखाई नहीं देते, बीमारी पता चलने में बहुत देर हो जाती है। एक एक करके हम आपको बता रहे हैं कि आखिर क्यों हैप्पी हाइपोक्सिया घातक है, किस तरह के लक्षण इसमें हो सकते हैं, कैसे बचा जा सकता है, आगे बात करेंगे। लेकिन बीमारी पता चलने में बहुत देर हो जाती है, ये सबसे बड़े खतरे की बात है। मरीज को ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। जब तक मरीज के परिजन अस्पताल की तरफ रुख करते हैं तब तक कई बार देर हो चुकी होती है। युवाओं में हैप्पी हाइपोक्सिया की शिकायत बहुत मिल रही है। ये कोरोना के दूसरी लहर में देखने को मिल रहा है। तो हैप्पी हाइपोक्सिया को जरा और आपको हम विस्तार से समझाते हैं। हाइपोक्सिया का मतलब होता है खून में ऑक्सीजन कम होना। ये कोरोना बीमारी का एक नया लक्षण है। 1 साल पुरानी महामारी में नए लक्षण आ रहे हैं। इन्फेक्शन, निमोनिया, सांस लेने की समस्या, ये तमाम लक्षण इसमें हैं। खून के थक्के जमने जैसे लक्षण भी देखे गए हैं। कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने के बाद भी राहत नहीं मिल पा रही है। दूसरी लहर में युवाओं पर ज्यादा घातक साबित हो रहा है ये जो लक्षण है। ऑक्सीजन सैचुरेशन घटकर 50% तक पहुंच रहा है। किडनी, दिमाग, दिल समेत कई अंग काम करना बंद कर देते हैं। तो ये अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं।
जिसके बारे में सचेत रहना बहुत जरूरी है। आगे हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कैसे पता चले कि ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं और अब इसके बाद समस्या बढ़ सकती है। कोरोना के बाद ब्लैक फंगस का अटैक, जी हाँ, कोरोना के बाद जो ब्लैक फंगस का अटैक जिसकी बार बार बात हो रही है, उसके बारे में भी जरा आपको विस्तार से बताते हैं। 4 महीने बाद फिर से ब्लैक फंगस का घातक रूप देखने को मिला। कई मरीजों को बचाने के लिए उनकी आंख तक निकालनी पड़ी है। डायबिटीज वाले कोरोना मरीजों को ज्यादा इससे खतरा है। एक बड़ी आबादी है इस देश में ऐसे लोगों की जिन्हें डायबिटीज है और उन लोगों में ये शिकायत हो रही है, ऐसा देखा गया है। ब्लैक फंगस के लक्षण क्या हैं ये भी आप जान लीजिए। लक्षणों की अगर हम बात करें, इस पर भी जरा विस्तार से आगे समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि क्या है लक्षण ब्लैक फंगस के। चेहरे का सूज जाना, सिर दर्द होना, नाक बंद होना, उल्टी आना, बार बार बुखार चढ़ना, सीने में दर्द होना, साइनस कंजेशन, ये तमाम लक्षण ब्लैक फंगस के हो सकते हैं। मुंह के ऊपर काले घाव का होना भी एक लक्षण हो सकता है। नाक पर काले घाव का होना भी ब्लैक फंगस का एक लक्षण हो सकता है। अगर ये कुछ भी लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं तो बहुत सचेत हो जाने की जरूरत है, क्योंकि इसके घातक परिणाम हो सकते हैं और उन्हीं परिणामों पर, इन्हीं लक्षणों पर आगे हम बात करके समझने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर्स का एक बड़ा पैनल हमारे साथ मौजूद रहेगा ताकि आप जो 2 बड़े दुश्मन फिलहाल सामने आ रहे हैं कोरोना वायरस से जुड़े हुए, उनसे सतर्क रह सकें, सही वक्त पर आपको इलाज मिल सके, क्योंकि समझना जरूरी है कि आखिर किस दिशा में ये बीमारी बढ़ रही है। स्टेरॉइड्स के इस्तेमाल की वजह से भी ये पता चल रहा है कि बहुत सारे साइड इफेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं, उन पर भी हम बात करेंगे। स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल का क्या महत्व है और ये जो 2 बीमारियों की हम बात कर रहे हैं उसमें क्या भूमिका है, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। इस बीच 3 मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, जल्दी से मैं आपसे परिचय उनका करवा देती हूँ। डॉक्टर दीपक आचार्य हमारे साथ जुड़ गए हैं, वायरोलॉजिस्ट हैं, आपका बहुत स्वागत है। इसके साथ ही मेजर जनरल JK परिहार साहब जुड़े हुए हैं हमारे साथ, पूर्व अपर महानिदेशक सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा और प्रोफेसर हैं नेत्र रोग चिकित्सा शास्त्र। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इसके साथ ही डॉक्टर सुनील कठुरिया हमारे साथ जुड़ गए हैं, MS, इसके साथ ही ENT डिपार्टमेंट के HOD हैं बत्रा हॉस्पिटल, आपका बहुत स्वागत है। कुछ देर में डॉक्टर धीरज कौल भी हमारे साथ जुड़ेंगे, फिजिशियन। लेकिन शुरुआत मैं आपके साथ करना चाहती हूं डॉक्टर दीपक आचार्य, क्योंकि 2 ऐसी बीमारियों का हम जिक्र कर रहे हैं जो कोरोना वायरस से जुड़ी हुई हैं। इसके संक्रमण के दौरान और इसके इलाज के बाद ये बीमारियां या फिर ये इनके लक्षण प्रकट हो रहे हैं और इसके बहुत घातक परिणाम सामने आ रहे हैं। आपसे मैं सबसे पहले हैप्पी हाइपोक्सिया पर बात करना चाहती हूं, क्योंकि इसकी शिकायत युवाओं में आ रही है। बहुत खतरनाक इसलिए है क्योंकि लक्षण बाद में पता चलते हैं। ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो जाता है, अचानक ऐसा होता है 50 तक ऑक्सीजन लेवल पहुंच जाता है और इसके बाद जब इलाज की कोशिश की जाती है तो कई बार बहुत देर हो जाती है। आखिर इसकी वजह क्या है? कोरोना के दूसरे लहर में क्यों हम हैप्पी हाइपोक्सिया की शिकायत देख रहे हैं? क्या नए म्यूटेंट्स इसकी वजह हैं डॉक्टर? डॉक्टर दीपक, आप मुझे सुन पा रहे हैं? JK परिहार साहब, मैं आपसे ही ये सवाल का जवाब जानना चाहूंगी। कुछ देर में दीपक जी के पास में जाऊंगी, लेकिन अगर आप इस सवाल का जवाब दे सकें कि आखिर कोरोना की दूसरी लहर में हैप्पी हाइपोक्सिया के मामले क्यों सामने आ रहे हैं? क्या कोरोना के जो म्यूटेंट्स हैं वो इनकी वजह है? देखिए, इसमें 2 फैक्टर्स होते हैं। एक म्यूटेट्स भी हो सकते हैं और दूसरा ये है कि हैप्पी हाइपोक्सिया वर्ड जो है वो एक तरह से हमारा मिसनोमर वर्ड होता है कि कई लोगों में जो है हाइपोक्सिक जो चेंजेस होते हैं, ऑक्सीजन लेवल डाउन हो रहा है, तो उनका अगर बॉडी इम्यून सिस्टम पहले अच्छा रहा है या साइमल्टेनियसली अगर कार्बन डाइऑक्साइड भी कम हो रहा है तो उनको सिम्टम्स जो है वो आने में थोड़ा टाइम लगता है। तो हैप्पी हाइपोक्सिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें ऑक्सीजन लेवल कम हो गया है पर हार्ट, लंग्स, लिवर, किडनी वगैरह ने कम लेवल को इमीडिएटली रिस्पॉन्स नहीं करा है, वो थोड़ा टाइम ले रहे हैं।
मगर डेफिनेटली इस बार ये केसेस हमें कुछ ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, तो क्योंकि ये यंग जनरेशन को ये कैच कर रहा है, जिसमें कि ऑक्सीजन सैचुरेशन पहले ज्यादा रहा है, उनकी फिजिकल कंडीशंस ठीक रही है, तो वो उस वजह से ये उसमें ज्यादा दिखाई दे रहा है, ऐसा मैं समझता हूँ। डॉक्टर दीपक, अगर आपको मेरी आवाज आ रही हो, मैं चाहती हूँ इस सवाल का जवाब आप दें, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण यही है कि कोरोना की दूसरी लहर में आखिर हैप्पी हाइपोक्सिया के मामले क्यों सामने आ रहे हैं और सबसे ज्यादा संख्या में युवा इससे क्यों प्रभावित हो रहे हैं। डॉक्टर, धीरे धीरे लगभग 1 साल हो चुका है हम इस पैंडेमिक से गुजर रहे हैं, और 1 साल के अंदर में इस वायरस ने बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशंस देखे हैं, बहुत सारे म्यूटेशंस होते रहे हैं, और हर बार इसका इम्पैक्ट, हर समय इसका इम्पैक्ट जो होता है वो अनप्रिडिक्टेबल होता है। अभी ये केसेस देखने आ रहे हैं, हैप्पी हाइपोक्सिया के इस तरह के केसेस देखने में आ रहे हैं, तो डेफिनेटली अलग अलग स्ट्रेन्स के साथ में भी इसका कोरिलेशन हो सकता है किसी तरह से। इसके ऊपर एज सच कोई ऐसी कोरिलेटिव स्टडी अभी तक नहीं आई है कि किस स्ट्रेन की वजह से ऐसा हो रहा है या क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि ये सार्स कोरोना वायरस है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है, तो हो सकता है ये इस तरह से इम्पैक्ट दिखाता है, लेकिन एज सच इसकी कोई ऐसी क्लिनिकल एविडेंसेस नहीं है कि किस पर्टिकुलर स्ट्रेन की वजह से या किस पर्टिकुलर वेरिएंट्स की वजह से ऐसा देखने में आ रहा है। ठीक है, मैं आगे और इससे बात करूंगी और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर पहले से कैसे पता लगाया जाए कि हैप्पी हाइपोक्सिया की शिकायत हो सकती है, क्या लक्षण हो सकते हैं, किस तरह की टेंडेंसी मरीज में हो सकती है। इसके साथ ही ये भी बड़ा सवाल है जो दर्शकों के जहन में होगा कि कोरोना के से ठीक होने के बाद भी क्या ये शिकायत हो सकती है। ये तमाम बातें जानेंगे, लेकिन इस बीच मैं सीधा रुख करना चाहती हूँ डॉक्टर सुनील कठुरिया का, ENT स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर, म्यूकरमाइकोसिस ये शब्द भी बहुत चर्चा में है, ब्लैक फंगस के नाम से इसे जाना जा रहा है, और ये बहुत खतरनाक है। एक बड़ी आबादी है हमारे देश में जो गंभीर बीमारियों से ग्रस्त है। एक खास उम्र के बाद डायबिटीज हो जाना ये कोई बड़ी बात नहीं है, आम सी बात है, लेकिन डायबिटीज के मरीजों में ब्लैक फंगस की शिकायत हो रही है, जिससे आंख की रोशनी चली जा रही है, बाकी कई और अंगों पर भी इसका प्रभाव पड़ रहा है, अंग काट कर निकालने पड़ रहे हैं। सबसे पहले तो आप समझाइए हमें कि ये ब्लैक फंगस आखिर है क्या। देखिए, ब्लैक फंगस एक आज की कोई नई बीमारी नहीं है। पहले भी हमें ये ब्लैक फंगस देखने को मिलता था। ये हमें देखने को मिलता था जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स होते थे उनमें, जैसे पोस्ट किडनी ट्रांसप्लांट या बहुत ही ज्यादा अनकंट्रोल्ड डायबिटीज, या वो पेशेंट जो कि जो रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी जिनकी चल रही होती थी। लेकिन कोरोना के बाद इम्यून सिस्टम एक तरह से कोलैप्स हो जाता है। उनकी ब्लड शुगर्स, इवन नॉर्मल पेशेंट्स की जिनको कि मॉडरेट कोविड हुआ हो, उनकी भी ब्लड शुगर बहुत अनकंट्रोल्ड सी होती है। और ऐसी सिचुएशन में नाक के अंदर जो साइनस और नेजल म्यूकोजा में जो अपॉर्चुनिस्टिक फंगस होते हैं वो बहुत तेजी से ग्रो करके और बोन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, और वो इतनी तेजी से बढ़ते हैं कि बहुत जल्दी ही वो नाक और साइनस की हड्डी को खा जाते हैं और वो ऑर्बिट की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। इससे कि फेस पे स्वेलिंग आने लगती है और विजन लॉस होने का रिस्क रहता है। इसके लिए हमारा जो बेसिक ट्रीटमेंट प्लान होता है कि हमें बहुत ज्यादा विजिलेंट होना चाहिए, और पेशेंट अगर नेजल ब्लॉकेज या ब्लड स्टेन नेजल डिस्चार्ज की कंप्लेंट करता है, या फेस के ऊपर थोड़ी सी स्वेलिंग दिखाई देती है, या ऐसा लगता है कि उसकी आंख थोड़ी सी प्रोमिनेंट हो गई है, जिसको हम प्रोप्टोसिस कहते हैं, तो एग्रेसिव ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। अच्छा, ट्रीटमेंट पर हम और विस्तार से बात करें उससे पहले डॉक्टर कठुरिया, मैं चाहती हूँ कि दर्शकों को आप ये एक्सप्लेन कर पाए अगर कि कैसे समझा जाए कि ब्लैक फंगस की तरफ हम बढ़ रहे हैं, ये शिकायत आगे और भी भयावह रूप ले सकती है, क्योंकि कई डॉक्टर्स ने ये शिकायत की है कि पेशेंट देर से उनके पास आ रहे हैं। पेशेंट को ये समझ में नहीं आता है कि ब्लैक फंगस जैसी शिकायत भी हो सकती है, शायद वो लक्षणों से ये समझ नहीं पाते हैं या फिर अवेयरनेस का अभाव है। कैसे समझा जाए कि ब्लैक फंगस की ओर मरीज बढ़ रहा है, डायबिटीज का मरीज या फिर कोई भी दूसरा मरीज, क्या लक्षण है, किससे हम समझें?
नाक बंद होना और नाक से ब्लड स्ट्रेन डिस्चार्ज होना और फेस पे थोड़ी सी स्वेलिंग होना या ऐसा लगना कि फेस पे एक साइड का सेंसेशन थोड़ा सा कम हो गया है, ये सबसे प्रोमिनेंट और सबसे अर्ली फीचर्स होते हैं। पर कोविड के पेशेंट को अगर हम स्पेसिफिकली उससे कहें कि हाँ अगर इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है तो इमीडिएटली उसका हमें साइनसिस का सीटी स्कैन करा के देख लेना चाहिए। जितना जल्दी हम उसका डायग्नोसिस करें, ट्रीटमेंट उतना ही आसान होगा हमारे लिए। अगर इसको हम शुरू में निग्लेक्ट कर लें और बाद में जब उसकी विजन लॉस हो गई या उसके फेस पे इतनी ज्यादा स्वेलिंग हो जाए या एब्सेस बन जाए और तब वो हमारे पास आता है तो हमें बहुत एग्रेसिव सर्जरी करके उसकी आंख निकालने तक की जरूरत पड़ती है। पेशेंट को भी विजिलेंट होना चाहिए और जो ट्रीटिंग डॉक्टर है उसको भी विजिलेंट होना चाहिए। ठीक है डॉक्टर दीपक आचार्य, मैं फिर से एक बार आपका रुख करती हूँ और जरा हैप्पी हाइपोक्सिया को और समझने की कोशिश करते हैं। साइंस कहता है कि किसी भी बीमारी के लक्षण तो होते हैं, चाहे वो माइनर हो, देर से प्रकट हो, लेकिन लक्षण तो होते हैं। कैसे ये समझ में आए कि हैप्पी हाइपोक्सिया की तरफ बढ़ रहा है मरीज, और स्टेरॉइड्स का जो यूज है क्या उसकी भी इसमें भूमिका है डॉक्टर? देखिए, एक्सप्रेशन देती हैं बॉडी और उस एक्सप्रेशन को आपको डिकोड करना पड़ता है टाइमली, और यदि उनको डिकोड कर लिया तो बहुत जल्दी आप प्रॉब्लम को पकड़ सकते हैं। कई बार पेशेंट्स को पता नहीं चलता है, जिसकी हम बात कर रहे हैं हैप्पी हाइपोक्सिया में। कई बार ये होते हैं जो होंठ जो होते हैं हल्के नीले रंग के होने लगते हैं, चेहरे पर एक अजीब सी रेडनेस आती है, थोड़ा सेंसेशन आता है, थोड़ा सा कभी कभी एबनॉर्मल बिहेव करते हैं, कभी कभी कुछ ऐसा हो जाता है, लगता नहीं है आपको कि ये पेशेंट नॉर्मल नहीं है। कहीं ना कहीं इंडिकेशंस तो आते हैं, इसको उस इंडिकेशन को टाइमली पकड़ना पड़ता है। और जो पल्स ऑक्सीमीटर की जो बात करी जाती है कि बहुत फ्रिक्वेंटली यदि आपको पता चल चुका है कि आप एसिम्प्टोमेटिक हैं तो आप फ्रीक्वेंट इंटरवल के अंदर में अपना ऑक्सीजन सैचुरेशन देखते रहें, टाइम से देखते रहें, पता करते रहें, ताकि आपको समझ में आए किसी समय किसी स्टेज पर आकर वो ड्रॉप कर रहा है, तेजी से 93, 94, 93 के नीचे जा रहा है, तो आपको डेफिनेटली उसके ऊपर चिंता करनी पड़ेगी थोड़ी। तो ये सिम्टम्स तो आपको बेसिकली मिलते हैं, थोड़े थोड़े देखने के लिए समझ में आते हैं। पर यंग पॉपुलेशन के अंदर में प्रॉब्लम ये है कि वो बहुत ज्यादा एनर्जाइज होती हैं, एक्टिव होते हैं, और बहुत सारी टेंडेंसी हमारी ऐसी होती है कि हम लेट गो करते हैं चीजों को और सिम्टम्स को। तो उस सूरत में हम ये कभी देख नहीं पाते या जान नहीं पाते कि हम अपना ऑक्सीजन लेवल कितना रखे हैं, मेंटेन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट यही सोचते रहता है कि अभी मुझे कुछ सिम्टम नहीं दिख रहे हैं, कुछ नहीं है, मुझे ये नॉर्मल जैसा पहले वेव में कहा गया था कि फ्लू के इस तरह के लक्षण दिखेंगे या हम ठीक हो जाएंगे, जल्दी से ठीक हो जाएंगे। तो इन सब चीजों पर निगरानी रखनी बहुत जरूरी है। ठीक है, सबसे चिंता की बात यही है कि टेंडेंसी जो है वायरस की वो अभी तक क्रैक नहीं कर पाए हैं जो एक्सपर्ट्स हैं। अभी तक बहुत सारे सस्पेंस की स्थिति बनी हुई है और धीरे धीरे करके ऐसी बीमारियों के नाम भी सामने आ रहे हैं जो संक्रमण के दौरान या फिर इलाज के बाद मरीज को अपनी चपेट में ले लेती है और उसके बहुत ही खराब परिणाम हो सकते हैं। इस बीच हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ गए हैं, डॉक्टर धीरज कौल हमारे साथ हैं, फिजिशियन हैं, न्यूयॉर्क से सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर धीरज कौल, हम इस पूरे डिस्कशन में दो महत्वपूर्ण बीमारियों को समझने की कोशिश कर रहे हैं जो वाकई चिंता पैदा करने वाली है और भारत में धीरे धीरे करके इनकी संख्या बढ़ती जा रही है, इससे ग्रस्त मरीजों की संख्या, हैप्पी हाइपोक्सिया और म्यूकोरमाइकोसिस। मैं सबसे पहले ये जानना चाहूंगी कि क्या अमेरिका में, चूंकि आप न्यूयॉर्क से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, क्या अमेरिका में भी इस तरह की शिकायत देखी गई कोरोना के मरीजों में, क्योंकि वहां भी एक वक्त पर बहुत बड़ी संख्या में मरीज सामने आए और डेथ्स भी लगातार होती रही। नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखिए, जैसे कि आपने ये दो टॉपिक्स उठाए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि भारत इस टाइम कोविड की स्टॉर्म ऑफ द आई में है और कहीं ना कहीं ये छोटी दो चीजें निगलेक्ट हो सकती हैं। हेल्थ केयर प्रोफेशनल से ये जानना भी जरूरी है। जैसे कि आपने मेंशन किया हैप्पी हाइपोक्सिया, भी आपके मैं पैनलिस्ट पर सुन रहा था, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। यहाँ पर भी हमने इसको देखा था, लेकिन यहाँ एक थोड़ा सा डिफरेंस था ये कि जितने भी पेशेंट कोविड के साथ या हॉस्पिटलाइज होते थे या डायग्नोज होते थे, उन्हें स्ट्रिक्टली बोला जाता था कि आप एवरी आवरली अपनी सैचुरेशन मेंटेन करिए। लेकिन कई ऐसे पेशेंट्स होते थे जो एस्केप होते थे। बेसिकली सब एक्सप्लेन किया जा चुका है, पर मैं ये ऐड करूंगा कि हैप्पी हाइपोक्सिया के अंदर जो हम मोस्टली देखते थे कि हेल्दी यंग इंडिविजुअल्स जो कि सैचुरेशन 85, 87, 88 तक टॉलरेट कर देते हैं विदाउट एनी सिम्टम्स, वो इस कंडीशन को कंटिन्यू करते रहते थे और जब अपने आप को एक्सर्ट करते थे या फिर
जैसे कि हम जानते हैं कोविड के अंदर क्लॉट्स बनते हैं, मैक्रो क्लॉट्स और माइक्रो क्लॉट्स। मैक्रो क्लॉट्स बड़े ब्लड वेसल्स में बनते हैं, लंग्स की, हार्ट की, स्ट्रोक आता है। मैं नेफ्रोलॉजिस्ट हूं तो किडनी फेलियर के पेशेंट्स भी हम देखते हैं। और एक छोटे छोटे माइक्रो क्लॉट्स होते हैं जो कि लंग्स के जहां पे एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है वहां पे बनते हैं। तो जब आप कोरोना से ठीक भी हो रहे हैं तब भी आपको रिस्क होता है कि आप क्लॉट फॉर्म करें एटलीस्ट फॉर 6 वीक्स, जो यहाँ की स्टडीज दिखाती हैं। तो इनिशियली हमको ये ज्ञान नहीं था, तो हम ब्लड थिनर्स नहीं दे रहे थे पेशेंट को आफ्टर डिस्चार्ज। लेकिन जब हमने ये देखा कि हेल्दी लोग जो डिस्चार्ज हो रहे हैं या माइल्ड टू मॉडरेट के पेशेंट जो आउट पेशेंट हम टेलीमेडिसिन से मैनेज कर रहे हैं, वो सडनली ड्रॉप हो रहे हैं हाइपोक्सिया के साथ। हॉस्पिटल आते थे और हम उनके लंग्स के अंदर जब हम स्कैन करते थे सीटी विद कॉन्ट्रास्ट, तो दिखता था कि छोटे छोटे क्लॉट्स फॉर्म है। तो जब से हमने ब्लड थिनर्स को यूज करना शुरू किया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नोवैक्स भी होते हैं और इवन 6 वीक के बाद एस्प्रिन भी देनी शुरू की, तब हमें ये क्लॉट की डिटोरिएशन कम हुई। और दूसरा स्टेरॉइड का यूज जो हम यहाँ पे पहले कम कर रहे थे, जब हमने उसको देखा एक टाइम पीरियड में शुरू किया तो इन्फ्लेमेशन भी कम हुई। तो कहीं ना कहीं हैप्पी हाइपोक्सिया के केसेस हमारे यहाँ कम हो गए। और म्यूकोरमाइकोसिस जो आप बता रहे हैं वो एक इशू था, बिल्कुल सही बात है। मैं नेफ्रोलॉजिस्ट हूँ, ट्रांसप्लांट पेशेंट होते हैं हमारे, जो पेशेंट्स की इम्यूनिटी कम होती है, जिनको ट्रांसप्लांट हो चुका है, कीमोथेरेपी, कैंसर के पेशेंट है, या डायबिटीज के सीवियर पेशेंट जिसे डायबिटिक कीटोएसिडोसिस या हंक हम बोलते हैं, हाइपर ऑस्मोलर नॉन कीटोटिक कोमा के जो पेशेंट्स होते हैं, जो बहुत ही हाई लेवल ऑफ शुगर्स में सर्वाइव कर रहे होते हैं, उनमें ये देखा जाता है जो नॉर्मल अपॉर्चुनिस्टिक फंगस है जो एनवायरनमेंट में होता है। तो इसके आउटकम्स बहुत खतरनाक होते हैं। अगर ये आपकी नाक की हड्डी को क्रॉस करके ब्रेन में चले जाए, मोर्टेलिटी 40 to 60% होती है। इसकी एक दवाई है एम्फोटेरेसिन बी जो हम यहाँ देते थे। उस पर मैं आती हूँ डॉक्टर, लेकिन और भी ओपिनियन मैं इस संदर्भ में लेना चाहती हूँ और फिर से एक बार मैं ब्लैक फंगस पर बात करना चाहती हूँ। डॉक्टर कठुरिया, ब्लैक फंगस को और समझना और जरूरी है और स्टेरॉइड्स की बात बार बार हो रही है। 2 सवाल हैं मेरे आपके लिए। एक तो ये कि डायबिटीज के मरीजों में ब्लैक फंगस की शिकायत बहुत हो रही है और सीधे सीधे आंखों की रोशनी चली जाना, ये भी इसका प्रभाव है, ये भी इसका परिणाम है, जिस पर खूब बात हो रही है अब और बाकायदा सरकार की ओर से भी गाइडलाइंस जारी किए गए हैं। लेकिन क्या डायबिटीज के अलावा दूसरे भी जो गंभीर बीमारियों से पीड़ित मरीज हैं उनमें ये शिकायत हो सकती है? और स्टेरॉइड्स का यूज कितना बड़ा फैक्टर हो सकता है इस शिकायत के पीछे? देखिए, दूसरी और बीमारियों में भी ये ब्लैक फंगस होता रहा है। जैसा कि हमने पहले भी देखा है, जो किडनी ट्रांसप्लांट के पेशेंट्स हैं या जो कीमोथेरेपी के पेशेंट्स हैं, उनको ये ब्लैक फंगस हमें पहले भी देखने को मिलता था। पर अब सडनली कोविड की वजह से इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स का नंबर बहुत बढ़ गया है, इसलिए ये बहुत कॉमनली देखने को। जहां तक स्टेरॉइड्स का यूज है, ये तो जो ट्रीटिंग फिजिशियन है, जो कोविड के स्पेशलिस्ट जो पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं, ये उनका डिसीजन होता है कि किस पेशेंट को स्टेरॉइड हमें देना है, कितना देना है, कब तक देना है। अगर उन्हें लगता है कि ये लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन है और हमें हाई डोज स्टेरॉइड की जरूरत है, उसका सैचुरेशन ड्रॉप हो रहा है, वो जैसा ठीक समझेंगे। हमारा जो एम होता है कि जो जल्दी से जल्दी हम ये ब्लैक फंगस को डायग्नोज कर सकें, जो म्यूकोरमाइकोसिस है, और उसको हम एग्रेसिवली जल्दी ही ट्रीट करें। क्योंकि अगर हम उसको छोड़ देते हैं ऐसे ही और ये इंतजार करें कि ये अपने आप थोड़े टाइम में, 2 दिन में, 5 दिन में सेटल हो जाएगा, ऐसा होता नहीं है। वो इतनी एग्रेसिवली बढ़ता है कि 3 दिन में, 5 दिन में वो पूरी की पूरी ऑर्बिट को एक तरह से डैमेज कर देता है। आप इसको अगर हम नॉर्मल सिचुएशन में सोचें कि जैसे बरसात के दिनों में बेड के ऊपर जो फंगस ग्रो कर जाती है, वो 3 से 4 दिन में ग्रो करती है। ब्लैक फंगस उससे कम 10 गुना 20 गुना फास्ट होता है और वो इतनी तेजी से अंदर टिश्यू को खा लेता है कि जो वाइटल स्ट्रक्चर्स हैं वो बिल्कुल ही एकदम से डैमेज हो जाते हैं। सो जो ट्रीटमेंट है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है विजिलेंस बाय द पेशेंट एंड विजिलेंस बाय द ट्रीटिंग फिजिशियन। अगर ट्रीटिंग फिजिशियन पेशेंट को वार्न कर देता, अगर तुम्हें कोई नाक की कोई प्रॉब्लम हो रही है या तुम्हें लगता है कि फेस थोड़ा सा नम हो गया है, तो
इमीडिएटली बताएं, और ऐसी सिचुएशन में अर्जेंटली उसका हम सीटी करके देख लें तो हम बहुत जल्दी ही डायग्नोसिस बना सकते हैं। और एक बार उसका डायग्नोसिस हो गया, अगर हम उसको डिब्राइड कर देते हैं, जो जितना डेड टिश्यू है उसको हम निकाल के अच्छी तरह से इरिगेट कर दें, हाँ। तो हम ठीक है। प्रॉब्लम को कंट्रोल कर सकते हैं। जेके परिहार साहब, मैं चाहती हूँ आप भी इसमें कुछ ऐड अगर करना चाहें। और इसके साथ ही इम्यूनिटी की बात फिर से एक बार आ जाती है कि जो गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोग हैं, खास करके डायबिटीज के जो मरीज हैं, उनमें इम्यूनिटी लेवल कम होता है और स्टेरॉइड्स के इस्तेमाल की वजह से वो इम्यूनिटी और खत्म हो जाती है, एक तरीके से बहुत नीचे चली जाती है और उसकी वजह से ब्लैक फंगस जो है वो इफेक्ट करता है और फिर उसके बहुत गंभीर परिणाम होते हैं। जेके परिहार साहब, म्यूकोरमाइकोसिस या जो ब्लैक फंगस है, डॉक्टर कथूरिया ने इसको बहुत अच्छी तरह से बताया है। और स्टेरॉइड्स जो है कोविड में हम इसलिए देते हैं कि जो शुरुआती उसमें लंग्स में ज्यादा इन्फेक्शन है, उससे जब रिकवर करेगा तो लंग्स पूरे ही डैमेज ना हो जाए, फाइब्रोसिस ना हो, उसके लिए स्टेरॉइड इसमें यूज होती है। तो स्टेरॉइड के साथ में फंगस का आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स में ये बहुत जल्दी आता है, पहले भी आते थे। अब क्योंकि कोविड की वजह से हमारे इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट जो है वो ज्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं, उनमें कोविड हो रहा है तो और इम्यूनिटी डाउन हो रही है, इसलिए ये पेशेंट्स का नंबर ज्यादा हो रहा है। और इसमें सबसे बड़ा जो है सस्पिशन इस बहुत जरूरी है कि अगर किसी को नाक में सूजन आ रही है या जुकाम सा लगता है या आंखों में पानी आना शुरू हो गया, दर्द हो रहा है, तो इसमें प्रॉपर ईएटी और जो मैक्सिलरी साइनस जो डेंटिस्ट वगैरह देखते हैं उन सबका इसमें इन्वॉल्व होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये नोज और साइनस से आंख के आसपास ऑर्बिट में एंटर कर जाता है और वहां अगर इसको कंट्रोल नहीं करा तो ब्रेन में जाके बहुत नुकसान पहुंचाता है। इसके साथ मैं एक बात ये भी कहना चाहूंगा कि ये कोई नया फंगस नहीं है, ये एनवायरमेंट में इसके स्पोर्स घूमते रहते हैं और जो भी डेड टिश्यू होता है उस पर ये अटैक करते हैं। मॉइस्ट सरफेस से अगर खाना पुराना बाहर पड़ा रह गया उससे भी जा सकता है। तो जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है उस पर इसका अटैक ज्यादा होता है, स्किन के थ्रू भी जा सकता है, पर मोस्ट कॉमन जो है वो नोज के थ्रू जाता है। तीसरी बात मैं बताना चाहूंगा जो कि आजकल मीडिया में काफी आ रहा है कि ये ऑक्सीजन सिलेंडर्स में जो नोजल स्ट्रिप जो नोज में डालने के लिए यूज किए जा रहे हैं, वो उसमें प्रॉपर पानी यूज नहीं हो रहा है, डिस्टिल वाटर नहीं हो रहा है, उससे फैल रहा है। तो ये बात बिल्कुल भ्रामक है और इस पर आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। ये बेसिकली जो है ये ऐसा इन्फेक्शन है जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज बॉडी में कहीं भी किसी भी को भी ये इन्वॉल्व कर सकता है। जेके परिहार साहब, जो एडवाइजरी आईसीएमआर की तरफ से जारी की गई है, जो एडवाइजरी आईसीएमआर की तरफ से जारी की गई है, उसमें कई ऐसे कदम बताए गए हैं जो कि बचने के लिए ब्लैक फंगस से हम उठा सकते हैं। जो मरीज जिससे जिन मरीजों में इसका खतरा है वो ये कदम उठा सकते हैं। धूल भरी जगह पर ना जाएं, ये कहा जा रहा है। धूल भरी जगह पर जाने से पहले मास्क जरूर लगाएं, जूते, शरीर को पूरी तरह से ढकने वाले कपड़े पहने, मिट्टी या खाद का काम करने से पहले हाथों में ग्लव्स पहन लें, घिस कर नहाने जैसे पर्सनल हाइजीन का पालन करें। ये अगर आप एक्सप्लेन करना चाहें कि अगर कोई डायबिटीज का मरीज है, वो कोरोना से पीड़ित है, स्टेरॉइड्स का लगातार इस्तेमाल किया जा रहा है, तो ब्लैक फंगस से बचने के लिए कौन कौन से ऐसे एहतियात हैं जो बरतने चाहिए? देखिए, जैसे ही कहा गया है कि जो मॉइस्ट सरफेस है, मिट्टी है, आप इसमें जो सब्जियां हम यूज करते हैं अगर वो भी बाहर पड़ी रही है, उनमें सफाई नहीं हुई है, उससे भी जा सकता है। तो जो प्रिकॉशंस आईसीएमआर ने जो एडवाइजरी दी है वो बहुत मायने रखती है। बेसिकली आप पर्सनल हाइजीन पे ध्यान दे रहे हैं और डायरेक्ट एक्सपोजर जो इसका स्पोर्ट्स वगैरह का जब आप खाद के साथ काम कर रहे हैं या खेत में काम कर रहे हैं, उससे ये जाता है, उसको आप बचा सकते हैं। मास्क रख रहे हैं तो कोविड के दूसरे भी जो है उससे प्रोटेक्शन हो रहा है। तो एडवाइजरी बेसिकली सारी कोविड के लिए और उससे जुड़ी हुई सारी बीमारियां जो है उनको बचाव रोकथाम की जा सके, वो उसके लिए है, बहुत ही अच्छी बात है। और सेंसिटाइज करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। और मैं समझता हूं कि मेरा और डॉक्टर कथूरिया ने भी जैसे बोला, उनका कहना जो ये है कि इसमें सस्पिशन हो, इसमें हम इसको इग्नोर ना करें। अगर आपको जुकाम जैसा लग रहा है कोविड पेशेंट्स को, उसको हेडेक हो रहा है, आंख के आसपास और नाक के आसपास उसको सूजन सी महसूस हो रही है, आंख में पानी आ रहा है, तो ये जो है ये हो सकता है म्यूकोरमाइकोसिस के लक्षण हो। इसके साथ मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा कि खाली म्यूकोरमाइकोसिस ही नहीं है, ये तो फंगस है। एक दूसरा बैक्टीरिया जो है वो भी इतना ही खतरनाक है, डोकार्डिया, और वो भी इसी तरह के सिचुएशंस में जाता है। तो हमारा सस्पिशन इन कंडीशंस में ब्लैक फंगस और डोकार्डिया को हमें सबसे आगे रख के ही चलना होगा। और अगर आप इस पे
पहले से डिटेक्ट कर लेते हैं तो जो अंग निकालने की जो समस्या है वो इसमें नहीं आती है। और ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी फंगल ब्लैक फंगस के लिए जिसमें ये एफोटेरिसिन है उसके परिहार साहब रहिएगा आप हमारे साथ, तमाम मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए रहेंगे। हैप्पी हाइपोक्सिया और ब्लैक फंगस को और हम जरा समझने की कोशिश करेंगे। मैं ब्रेक के बाद सीधा डॉक्टर धीरज कौल के पास आऊंगी, लेकिन एक बार हेडलाइंस देख लेते हैं फिर बढ़ते हैं आगे। तो कोरोना से पूरा देश जूझ रहा है। अस्पतालों में किस तरीके से संसाधनों की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है वो आप जानते हैं, लेकिन इन सब के बीच दो जान के और बड़े दुश्मन हैं जिस पर हम बातचीत कर रहे हैं, हैप्पी हाइपोक्सिया और म्यूकोरमाइकोसिस यानी कि ब्लैक फंगस। आखिर ये क्या होते हैं, इनके लक्षण क्या होते हैं और आप इससे कैसे बच सकते हैं, यही हम एक डॉक्टर्स के पैनल के साथ समझने की कोशिश कर रहे हैं। और सीधा मैं डॉक्टर धीरज आपका रुख करना चाहती हूँ। डॉक्टर धीरज कौल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अगर हम खास तौर से भारत की बात करें तो यहाँ पर अस्पताल में इलाज मिलना आज सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है, इसलिए ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि घर पर रह करके हम ठीक हो जाएं, अस्पताल जाने की नौबत ही नहीं आए, क्योंकि वहां पर बेड्स नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, बाकी जो तमाम इंतजाम है उनकी किल्लत हो रखी है। क्या ऐसे में आप सजेस्ट करेंगे, क्योंकि युवा जो घर पर हैं उनको लग रहा है कि मैं घर पर रहकर ठीक हो जाऊंगा, लेकिन अचानक अगर हैप्पी हाइपोक्सिया का मामला सामने आ रहा है और ऑक्सीजन लेवल अचानक घट रहा है तो यहाँ पर दिक्कत ये भी होती है कि आनन फानन में बेड मिल जाना, आईसीयू सपोर्ट मिल जाना बहुत मुश्किल होता है। उन लोगों को आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे, किस तरह के लक्षण अगर सामने आए तो सतर्क हो जाएं पहले से ही? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कॉम्प्लिकेटेड है, बिकॉज इंडिया के अंदर प्रेवलेंस सीरो सर्वे इस टाइम 25% से अबव दिख रहा है, तो हमको एज्यूम करना है कि सामने वाले को कोविड है। पॉइंट 1। पॉइंट 2, अगर आप घर पे हैं, आप हेल्दी पर्सन हैं, आप अपने आप को सैचुरेशंस को मेंटेन कर रहे हैं, और अगर आपको बुखार, गला खराब, जॉइंट एक, अब तो डायरिया, रैशेज, कुछ भी ऐसे सिम्टम आ रहे हैं और आपको लगता है कोविड है आपको, तो आप घर पे वार्म फ्लूइड्स लीजिए, पैरासीटामोल लीजिए, और अगर आपके सैचुरेशन 95 से ऊपर है, आपको कोई एंटीबायोटिक इनिशियली जरूरत नहीं है, और प्लीज डॉक्टर के इन टच आइए, टेस्ट कराइए। हाँ, अगर आपका टेस्ट अभी तक वापस नहीं आया है फिर भी आप एज्यूम करिए कि आपको कोविड है बाय डिफॉल्ट, और एक अलग कमरे में रहिए, N95 मास्क डालिए, क्रॉस वेंटिलेशन रखिए। ये बेसिक प्रिवेंशन मेजर्स हैं। लेकिन इसके बावजूद जो हम रिकमेंड करते हैं यहाँ पर वो ये देखने में आता है कि अगर आपको कोविड के सिम्टम्स हो चुके हैं और आप सैचुरेशन 95% से ऊपर है, फिर भी आप पल्मोनरी टॉयलेट, जिसको हम लंग एक्सरसाइजेस बोलते हैं, वो करते रहिए, दवाई अपना टाइम पे लेते रहिए। टेलीमेडिसिन से, डॉक्टर से, हम 80% पेशेंट्स टेलीमेडिसिन से देखते हैं जो कोविड के घर पे मैनेज होते हैं, उनको हम मैनेज करते हैं, तो उसके हिसाब से आप कनेक्टेड रहिए। लेकिन अगर आपके सैचुरेशन 95% से नीचे जाते हैं, आप हेल्दी पर्सन है, ऑल द वे अप टू 93, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। प्लीज अपने डॉक्टर को बताइए, और अगर हो सके एक कैट स्कैन जो कि डॉक्टर्स कर रहे हैं विद इन फर्स्ट 7 to 8 डेज करवाइए, बेसलाइन। और अगर आपका लंग इन्वॉल्वमेंट मिनिमम है, अपनी मैनेजमेंट कंटिन्यू रखिए। अगर आपका लंग इन्वॉल्वमेंट मॉडरेट टू सीवियर है, जो कि स्कोर्स इंडिया में CT अराउंड 12 to 15 to 16 अबव दिख रहे हैं, तो डॉक्टर आपको स्टेरॉइड पे शुरू करेगा। ये जानना जरूरी है कि स्टेरॉइड का एक टाइम होता है। आप अगर माइल्ड सिम्टोमेटिक हैं और एसिम्टोमेटिक हैं, या आप बहुत जल्दी अगर स्टेरॉइड चलाएंगे पेशेंट के अंदर, तो कहीं ना कहीं आपका इम्यून सिस्टम नीचे गिरता है, वायरस को और तेजी से मल्टीप्लाई करने का चांस मिलता है। लेकिन अगर आप सही टाइम पे उसे स्टार्ट कर देंगे, 7 days 5 days, अब जो नए वेरिएंट्स हैं उनका डाटा थोड़ा अलग है, तो उससे क्या होता है, जो आपका इम्यून स्टॉर्म आ रहा है, जो इम्यून का आपके साइटोकाइन काफी बनते हैं वायरस को मारने के लिए और आपके बॉडी पे इफेक्ट करने के लिए, वो काम डाउन होता है, उसी से लोग मोस्टली मरते हैं। तो ये 2 पॉइंट बहुत जरूरी है, और डॉक्टर के साथ कंटिन्यू रखिए। और अगर उसके बाद भी आपका सैचुरेशन 93 से कम है, तो आप लंग एक्सरसाइज करिए प्रोन पोजीशन में, और प्लीज एक्यूरेटली अपनी सैचुरेशन मेजर करिए, ये जानना जरूरी है। और उसके बाद आप प्रोन एक्सरसाइज करिए, और हो सकता है होम ऑक्सीजन पे जाइए। लेकिन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपकी सैचुरेशन 85, 87, 88 है और आपको कोई सिम्टम्स नहीं है, यू आर अ क्लासिक केस ऑफ हैप्पी हाइपोक्सिया जो हमने यहाँ पे देखा। उसकी वजह यह है कि वो उसकी जो इटियोलॉजी है उस पर बहुत रिसर्चेज हो रही हैं, छोटे छोटे क्लॉट्स बन रहे हैं, और इंडिया में अब डॉक्टर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लिमिटेड रिसोर्सेज से, और ब्लड थिनर्स दे रहे हैं। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि हैप्पी हाइपोक्सिया के केसेस कम आएंगे। लेकिन ऐसे पेशेंट को जिसकी सैचुरेशन स्लो है लेकिन वो सिम्टम फील नहीं कर रहा, ही शुड नो ही कैन ट्रिगर इनटू हैप्पी हाइपोक्सिया, और एनी टाइम क्रैश हो सकते हैं। तो आप प्लीज अपने डॉक्टर के संपर्क में तुरंत आइए। बिल्कुल। डॉक्टर दीपक आचार्य, आपसे भी मैं ये जानना चाहूंगी, क्योंकि वो टाइम पीरियड बहुत क्रूशियल होता है,
अगर हम इसे साइलेंट किलर कह रहे हैं तो जाहिर है कि कुछ वक्त का समय ये बीमारी देती है। अगर हैप्पी हाइपोक्सिया के संकेत मिल रहे हैं, ऑक्सीजन लेवल बहुत नीचे चला गया है और हॉस्पिटल में बेड की तलाश में मरीज के परिजन यहाँ वहाँ भटक रहे हैं, उस दरमियान मरीज के परिवार वाले क्या करें ताकि जान जाने का जो खतरा है वो कम हो सके? देखिए, अभी डॉक्टर कौल ने भी कितनी अच्छी बात कही इस बात को कि ये सारे जो प्रिकॉशंस हैं, जो सारे ऑब्जर्वेशन हमें दिख रहे हैं, किस कंडीशन में हमें डॉक्टर्स के पास जानी है, किस कंडीशन में टेलीमेडिसिन लेनी है, डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं तो उस सूरत में क्या हो सकता है, क्या होम बाउंड हम कुछ ऑक्सीजन की सप्लाई मैनेज कर सकते हैं या मेंटेन कर सकते हैं। पर ये कंटिन्यूसली वॉच करेंगे कि इतना ड्रॉप ना हो, जो 20-30% ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप हो जाता है उस कंडीशन तक, उतनी सीवियर कंडीशन आने से पहले आपको ये पकड़ना पड़ेगा। और जितना यूथ पॉपुलेशन है जो अपने आप को थोड़ा लापरवाह कर लेता है एसिम्प्टोमेटिक होने के समय, मैं आपके चैनल के जरिए ये इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कंटिन्यूसली रेगुलरली वॉच करते रहें। जब इस समय आप कोविड पॉजिटिव होते हैं, चाहे वो एसिम्प्टोमेटिक हो या माइल्ड केस लग रहा हो, आपको ऑक्सीजन सेचुरेशन अपना लगातार वॉच करते रहें, सिम्टम्स को बहुत कीनली ऑब्जर्व करते रहें, डॉक्टर के कंसल्टेशन में रहें और कोशिश करें कितने जल्दी इन सारी प्रॉब्लम्स को सीवियर होने से बचाया जाए। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट सवाल है जो मैं आपसे समझना चाहती हूँ, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगी। डॉक्टर आचार्य, क्या कोरोना से ठीक होने के बाद भी ये शिकायत हो सकती है हैप्पी हाइपोक्सिया की? क्योंकि कई कैसे केसेस आए कि रिकवरी के फेज में अचानक मरीज की तबीयत बिगड़ जाती है और उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है। क्या वो भी हैप्पी हाइपोक्सिया की वजह से हो रहा है कोरोना से ठीक होने के बाद? देखिए, यहाँ पर कोरोना और हैप्पी हाइपोक्सिया दो चीजें बड़ी पैरेलल चलती हैं। कोरोना से ठीक हो गया से मतलब ये होता है कि कोरोना वायरस खत्म हो चुका है बॉडी में, लेकिन जो वायरस ने जो डैमेज किया है वो लॉन्ग रन तक उसका इम्पैक्ट देखने के लिए मिलता है। जिन माइक्रोक्लॉट्स की बात करी डॉक्टर कौल ने इस समय, एग्जैक्टली वही यदि डैमेज करते हैं और ज्यादा प्रॉब्लम होती है तो ये परसिस्ट कर सकती है, प्रॉब्लम लॉन्ग रन में भी हो सकती है। तो इस समय वॉच करते रहना अपने आप को बहुत इंपॉर्टेंट है। इमीडिएटली आप 15 दिन का आइसोलेट होने के बाद का पीरियड आप सोच के उसके बाद सोचते हैं कि अब नाउ यू आर फाइन, अब बिल्कुल आप ओके हो गए हैं, तो ऐसा नहीं है। आपको कम से कम 1 महीने तक उसके बाद अपने आप की बॉडी को स्टडी करते रहना पड़ेगा, समझते रहना पड़ेगा, ये वॉच करते रहना पड़ेगा कि कहीं कोई ऐसे पैरेलल सिम्टम्स कैरी तो नहीं हो रहे हैं, चल तो नहीं रहे हैं इस समय प्रॉब्लम। ठीक है, अब फिर से एक बार हम ब्लैक फंगस की बात करते हैं। डॉक्टर कठोरिया, मैं आपके पास आती हूँ और ब्लैक फंगस को लेकर के आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं, उससे और भी आगे बढ़ाकर अब इलाज क्या हो सकता है इस पर भी आपने पहले बात की थी, लेकिन मैं चाहती हूँ विस्तार से आप बताएं कि अगर ब्लैक फंगस की शिकायत किसी मरीज के अंदर आ रही है, डायबिटीज या किसी और गंभीर बीमारी से पीड़ित मरीज हो वो, तो घर में क्या एहतियात बरते जा सकते हैं और किस तरीके का इलाज फौरन मुहैया कराना पड़ेगा जिससे गंभीर परिणामों से बचा जा सके? काफी हद तक प्रिवेंटेबल सिचुएशन है। प्रिवेंटेबल इन द सेंस कि अगर कोविड का पेशेंट एक अच्छी तरह का मास्क पहनता है और उसका डस्ट का एक्सपोजर कम है तो वो अपने आप को ब्लैक फंगस से बचा सकता है। दूसरी बात है कि उसे अपने सिम्टम्स के ऊपर बहुत क्लोज ऑब्जर्वेशन की जरूरत है। क्लोज ऑब्जर्वेशन मतलब उसको अगर नाक बंद है या किसी वजह से उसको लगता है कि नाक से ब्लड स्ट्रेन डिस्चार्ज है, तो इमीडिएटली अपने इन्वेस्टिगेशंस कराए और ट्रीटिंग फिजिशियन से डिस्कस करके सीटी स्कैन करा के देखें। अगर सीटी स्कैन में थोड़ा सा भी शक होता है तो जितने डिजीज पार्ट है उसको हमें निकालना पड़ता है, जिसे हम डिब्राइडमेंट कहते हैं। ये एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी या एक्सटेंडेड एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी होती है। एक बार जितना डेड पार्ट हमने निकाल दिया है उसके बाद भी अगर 5 दिन बाद 7 दिन बाद हमें लगता है कि हमें कुछ और पार्ट को क्लीन करना पड़ेगा तो हमें वो भी निकालना पड़ेगा। तो ये जरूरी नहीं है कि एक सर्जरी से उसकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। हो सकता है हमें 2 बार ऑपरेट करना पड़े, 3 बार ऑपरेट करना पड़े। कंट्रोल हमें हर बार रखना पड़ेगा और कोविड की वजह से उसको जो एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स है, अगर उसकी किडनी में कोई डैमेज हो रहा है या उसको शुगर अनकंट्रोल्ड है तो वो सब हमें कंट्रोल में लेकर चलना पड़ेगा साथ में।
अच्छा डॉक्टर, और कौन कौन से शरीर के ऑर्गन हो सकते हैं जिन पर ब्लैक फंगस का इफेक्ट हो सकता है? और आपने ये बोला कि कुछ केसेस में वो ऑर्गन निकालने की नौबत तक आ सकती है। कई रिपोर्ट्स में पढ़ रही थी और इंडिया में ऐसे केसेस अब बढ़ रहे हैं जहां पर आंख पर ये फंगस बहुत ज्यादा असर डालता है, उसके बाद आंखें निकालने की भी नौबत आ जाती है। और कौन कौन से अंग हैं जिन पर ब्लैक फंगस इसी तरह का असर करता है? ये ब्लैक फंगस नोज पे आई में जा सकता है, ब्रेन में भी जा सकता है, और अगर ब्रेन तक स्प्रेड कर जाता है तो वो ऑलमोस्ट से फेटल कंडीशन हो जाती है, क्योंकि एक बार ब्रेन का पार्ट अगर इन्वॉल्व हो गया तो फिर उसको हम नहीं सुधार सकते। दूसरा, कई बार हमें उसका अपर जॉ का पार्ट निकालना पड़ सकता है, और उसके वजह से कॉस्मेटिक और फंक्शनल डैमेज भी काफी हद तक हो सकता है। ठीक है जेके परिहार साहब, मैं चाहती हूँ आप इसे और एक्सप्लेन करें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ऐसी बीमारियों को हम डिस्कस कर रहे हैं, अब दर्शक हमें देख और सुन रहे हैं तो एक डर की स्थिति भी पैदा होती है। उन दर्शकों के लिए आप प्लीज ये अगर समझा पाएं कि कितनी तादाद होती है, अगर डायबिटीज से ग्रस्त मरीजों की एक बड़ी संख्या है, उसमें कितना पॉसिबल है कि ब्लैक फंगस का वो शिकार हो जाएं, और अगर शिकार हो जाएं तो ये नौबत आ जाए कि ऑर्गन निकालना पड़े मरीज की जान बचाने के लिए, ये कितना % चांस होता है? और उन मरीजों के बारे में और आप क्या आगे सजेस्ट करना चाहेंगे? आपके चैनल के माध्यम से मैं सबको आश्वस्त करना चाहता हूं कि ब्लैक फंगस से डरने की जरूरत नहीं है। इस हर कोविड पेशेंट को या हर डायबिटीज पेशेंट जिसको कोविड हो गया या रीनल ट्रांसप्लांट का पेशेंट है उसको होगा, ये कतई जरूरी नहीं है। ये जो है मुश्किल से 2 से 5% जो पेशेंट है उसमें ये देखने को मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। वो भी मैंने बड़ी फिगर बताई है, अभी कोविड की वजह से इतनी आ रही है, अदरवाइज ये इतने भी केसेस उसमें होते नहीं। तो इससे आपको भयभीत होने की जरूरत नहीं है। हमें इसके बारे में संवेदनशील होना चाहिए कि ये चीज हो सकती है, और इसमें जैसे कि सारी बातों का डिस्कशन का यही निकल रहा है कि ये जो है डेड टिश्यू के साथ में बढ़ती है। तो जहां अंग निकालने की बात जो हो रही है वो बेसिकली ये है कि इसकी ग्रोथ जो रैपिड हो उसको रोका जा सके, इस वजह से वो होता है। आंख निकालने का इस वजह नहीं है कि वो आंख खराब हो रही है, क्योंकि ऑर्बिट के अंदर साइनस से वो इतना ज्यादा भर गया है कि अगर आप ऑर्बिट को पूरा खाली नहीं करेंगे तो वो आगे बढ़ के दिमाग तक जा सकती है कि पेशेंट की मृत्यु हो सकती है। तो संवेदनशील होना, अवेयरनेस ना केवल पेशेंट के लिए बल्कि डॉक्टर्स, ट्रीटिंग डॉक्टर्स के लिए भी उतना ही जरूरी है कि ये जो बीमारी आ सकती है तो सिंपल, जैसा कि बताया डॉक्टर कथोरिया ने, कि आप उसका एंडोस्कोपिक नेजल एग्जामिनेशन हो गया और उसका सीटी में जो है आपको पता लग जाएगा कि साइनसेस भर रहे हैं, तो इमीडिएटली उसमें ट्रीटमेंट हो सकता है। प्रॉब्लम क्या आती है कि ट्रीटमेंट में इसमें एम्फोटेरिसिन बी ही एक ऐसा एंटी फंगल ड्रग है जो इफेक्टिव है, पर एम्फोटेरिसिन बी काफी टॉक्सिक ड्रग होता है, और जिसके ऑलरेडी किडनी खराब है, कोविड में कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, तो ऐसे उसमें उसका इलाज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जो नए हमारे एंटी फंगल ड्रग्स आए हुए हैं, वोरिकानाजोल ग्रुप्स के जो है, वो उसमें काम इतना नहीं कर पाते हैं। तो आज की तारीख में एम्फोटेरिसिन बी का ही डोज होता है, इंट्रावीनस दिए जाते हैं, तो ये हॉस्पिटल के अंदर ही हो सकता है इसका इलाज, घर के अंदर इसका कतई नहीं हो सकता है। तो मेरे हिसाब से सबसे अच्छा इलाज यही है कि आप इसको सतर्क रहें, अच्छा मास्क लगाएं, पूरे कपड़े पहने, और जब भी आप खाद वगैरह, मिट्टी या इत्यादि या डस्ट वगैरह में रहते हैं उससे बचाव करें, तुरंत अपने हाथों को अच्छी तरह से वॉश करना, नहाना, ये सब चीजें से इससे आप आसानी से बच सकते हैं। हर कोविड पेशेंट को ब्लैक फंगस होगा, हैप्पी हाइपोक्सिया होगा, ऐसा कतई नहीं है, ये परसेंटेज बहुत कम होता है। भयभीत मत होइए, भय का वातावरण फैलाना बिल्कुल ठीक नहीं है। ऑक्सीजन सिलेंडर की जो नली जो नाक में जाती है उससे जाएगा, ये कतई जरूरी नहीं है, बहुत ही रेयर है, और हर हॉस्पिटल में इस बात की पूरी ताकीद की जाती है। डॉक्टर कॉल का मैं रुख करना चाहती हूँ। डॉक्टर कॉल, यूज हो रहा है, तो भारत के अलावा बाकी देशों में कितने परसेंटेज रही है मरीजों की जिसमें ये शिकायत देखी गई है? खासतौर से ब्लैक फंगस की मैं बात कर रही हूँ, और ब्लैक फंगस से बचने के लिए डायबिटीज को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, इम्यूनिटी को ठीक रखना बहुत जरूरी है। डायबिटीज को कंट्रोल में रखने के लिए अगर कोई डायबिटिक मरीज कोरोना पेशेंट हो जाता है तो वो क्या एहतियात बरते ताकि डायबिटीज कंट्रोल में रहे और आगे इस तरह की दिक्कत पेश ना आए? देखिए, पहले तो मैं डाटा आपको देता हूं, क्योंकि मैं डाटा माइनिंग में भी हूं और मैं रिसर्च में काफी इन्वॉल्व रहता हूं, और नेफ्रोलॉजिस्ट हूं, तो हम ट्रांसप्लांट के बहुत पेशेंट देखते हैं। सो 1 ईयर क्यूमुलेटिव इंसिडेंस ऑफ म्यूकरमाइकोसिस, मतलब 1 साल का अगर आप देखिए म्यूकरमाइकोसिस का तकरीबन 4
4 in 1000 पेशेंट्स में होता है। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया काफी अनकॉमन है, 4 in 1000 पेशेंट जिनको स्टेम सेल ट्रांसप्लांट मिला है और 0.6% पेशेंट्स जिनको सॉलिड ऑर्गन ट्रांसप्लांट मिला है, इंक्लूडिंग किडनी या लिवर। और ये अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस में बताना चाहूंगा, और जैसे कैंडिडा, एस्परजिलोसिस, वो ज्यादा कॉमन है एज कंपेयर टू एस्परजिलोसिस। अब भारत में आप इसलिए इसको ज्यादा देख रहे हैं क्योंकि नंबर्स ओवरऑल्स बहुत ज्यादा है। एक चैलेंजिंग सिचुएशन है, कोविड की पीक ऑफ द स्टॉर्म में है, अभी 4 लाख प्लस केसेस आ रहे हैं। और दूसरी वजह यह है कि कई लोग एसिम्टोमेटिक होते हुए, डॉक्टर की एडवाइस के बगैर होते हुए स्टेरॉइड्स अपने आप ले रहे हैं हाई डोजेस पे। स्टेरॉइड का एक ड्यूरेशन होता है, डोजेस होती है, जो मेडिकल ऑब्जर्वेशन में टेलीमेडिसिन के थ्रू या पर्सनल कॉन्टेक्ट डॉक्टर के थ्रू ही लेनी चाहिए। मैं हाईली रिकमेंड करूंगा आपके पेशेंट्स को, दवाई अपने आप प्लीज मत लीजिए विदाउट डॉक्टर्स एडवाइस। और कई जगह ऐसा देखा गया है कि कई मंथ्स तक हम लोग स्टेरॉइड दे रहे हैं, लॉन्गर ड्यूरेशन, जिससे आपकी इम्यूनिटी गिरती है स्टेरॉइड से। और दूसरा सवाल आपने पूछा डायबिटीज का। देखिए, डायबिटीज एक लॉन्ग टर्म डिजीज है, कई दशकों तक, महीनों तक, सालों तक रहता है और बाद में पेशेंट को पता लगता है। डायबिटीज का एक बड़ा फैक्टर ये है कि एंडोथीलियल डैमेज करता है, जो ब्लड वेसल्स के अंदर की लाइनिंग होती है जिसे हम एंडोथीलियल बोलते हैं, उसके अंदर एन-एसिटिल ग्लाइकोसिलेशन मतलब डैमेज करता है। साथ में आपके इम्यून सेल्स को भी इनएक्टिवेट कर देता है, आपकी इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है, तो डबल स्ट्राइक लगता है। और एक और इश्यू है, जब आप स्टेरॉइड्स लेते हैं आपका शुगर शूट हो जाता है, तो आपका डायबिटीज आउट ऑफ द कंट्रोल हो जाता है। स्टेरॉइड्स आपकी इम्यूनिटी भी गिराते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके शुगर्स, अगर आप 200-300 की रेंज वाले पेशेंट थे जो इंसुलिन ले रहे थे, सडनली वो 600-700 की तरफ बढ़ जाएंगे। और आप अगर टाइप 2 डायबिटीज है तो हंक की तरफ, टाइप 1 है तो डीके की तरफ, और अब तो हम टाइप 2 में भी डीके देख रहे हैं, तो उस तरफ आप बढ़ जाएंगे। इसीलिए अगर आप डायबिटिक पेशेंट है और आप स्टेरॉइड पे हैं, पहले तो केयरफुल रहिए, स्टेरॉइड डॉक्टर के बगैर मत लीजिए। अगर आपको कोविड है, अगर आपने स्टेरॉइड लिया तो जब डॉक्टर ने बोला उसे बंद करिए, डोज बिल्कुल वैसी लीजिए। और अगर आपके शुगर्स हाई जा रहे हैं तो आप एक्स्ट्रा दवाई लीजिए, डॉक्टर से अपने कंसल्ट करके वो आपकी दवाई एडजस्ट करेगा। अगर आप इंसुलिन पे हैं तो आपको आपकी इंसुलिन की डोज बढ़ानी पड़ेगी। लेकिन अगेन हैव टू बी इन कांटेक्ट विद द डॉक्टर, क्योंकि जैसे ही स्टेरॉइड टेपर होंगे या बंद होंगे आपकी शुगर्स नीचे आएंगी। तो आपको रूटीनली अपनी रेगुलरली शुगर्स मॉनिटर करनी है, अपनी डाइट पे ध्यान देना है, दवाइयां टाइम पे लेनी है। कम करने के लिए, वायरस के प्रभाव को कम करने के लिए स्टेरॉइड्स का बहुत ही महत्व होता है। और इसलिए डॉक्टर दीपक आचार्य, मैं चाहती हूँ कि आप इस पर और बात करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया है डॉक्टर कौल ने कि स्टेरॉइड्स आप कितना ले रहे हैं, किस वक्त ले रहे हैं, कैसे ले रहे हैं, डॉक्टरी सलाह से ले रहे हैं कि नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो शरीर पर और तरह के साइड इफेक्ट्स देखे जा सकते हैं। इस बाबत आप क्या सजेस्ट करेंगे मरीजों को? अब जो केसेस हमें सामने आ रहे हैं, हमारे जो देखने में आ रहे हैं, ब्लैक फंगस की बात करी जा रही है, इतना फियर आ रहा है इस समय, ये स्टेरॉइड के इंटरवेंशन की वजह से ही आ रहा है। और खासतौर पर जो केसेस देखने में आ रहे हैं, मैं अहमदाबाद में हूँ, गुजरात में, इस समय डेली 5 से 6 केसेस ऐसे रिपोर्ट करे जा रहे हैं यहाँ पर, जो ब्लैक फंगस के पेशेंट्स हैं उन लोगों के। लेकिन सारे केसेस में ये देखना पड़ेगा कि किस समय इसका अप्लाई किया गया, स्टेरॉइड किस समय दिया गया, कितने पेशेंट जो थे वो बहुत ज्यादा शूट किया हुआ था जिनका डायबिटीज लेवल। तो जो बहुत सबसे इम्पोर्टेंट बात जो इस चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा, इससे पहले डॉक्टर साहब ने भी कहा कि डरने की बात नहीं है, थाउजेंड्स में एक और मिलियंस में एक ऐसे केसेस जिसमें आ रहे हैं और देखने के लिए आ रहे हैं, तो इससे डरने की जरूरत नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये भी है इस समय कि सब कोरोना नहीं होगा आपको तो बाकी सारी प्रॉब्लम्स नहीं होने वाली। रही बात म्यूकर की बात करें, जो राइजोपस की बात करें या म्यूकर्स की बात करें, ये हर जगह अवेलेबल है, हर जगह मिलते हैं, सब्जी भाजियों से लेके, धूल से लेके, हर जगह कंस्ट्रक्शन साइट सब जगह मिलते हैं, ये होते हैं ये। लेकिन आपको कोरोना नहीं होगा, अपने सारे हेल्थ नॉर्म्स को, सब सिस्टम को और बॉडी को बिल्कुल वेल मेंटेन किया हुआ है, फिट एंड फाइन है, तो डरने की कोई जरूरत नहीं है, इस तरह की किसी तरह के कोई भय की जरूरत। ठीक है, कई तरह के सवाल आ रहे हैं हमारे पास, और सोशल मीडिया के जरिए भी लोग सवाल पूछ रहे हैं। जेकेएस परिहार, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है एक दर्शक के जहन में कि आखिर हैप्पी हाइपोक्सिया जिसकी हम बात कर रहे हैं, अचानक से ऑक्सीजन लेवल का कम हो जाना, 50 के आसपास पहुंच जाना और फिर मरीज की तबीयत बहुत बिगड़ जाना, क्या वैक्सीन से इसे रोका जा सकता है? क्या वैक्सीनेशन से इसे अवॉइड किया जा सकता है? देखिए, हैप्पी हाइपोक्सिया जो है वो कोविड के अंदर जो ब्लड वेसल्स का इन्फ्लेमेशन होता है, जो क्लॉटिंग होता है, उससे ये आता है। तो वैक्सीनेशन से ये पाया गया है कि जिनको दोनों डोज वैक्सीन के लग गए हैं
उनको जो है कोविड जो है वो होने के चांसेस बहुत कम हो गए, और जिनको होता भी है वो काफी माइल्ड होता है। तो अगर माइल्ड कोविड होगा तो जो सीवियर सिम्टम्स है वो नहीं आएंगे। तो हैप्पी हाइपोक्सिक चेंजेस भी जो है डेफिनेटली उनका भी जो है उसमें काफी कमी होगी, ऐसा बिल्कुल ये ठीक है। डॉक्टर कौल, आपका ओपिनियन क्या कहता है? हालत में होना चाहिए, वैक्सीनेशन से जान बचेगी, वैक्सीनेशन से कॉम्प्लिकेशंस कम होगी। डॉक्टर कौल, क्या वैक्सीनेशन के जरिए बचा जा सकता है हैप्पी हाइपोक्सिया के मामले से? देखिए, वैक्सीनेशन तो रामबाण है। मैं जनवरी 2020 से रिसर्च में इन्वॉल्व हूं, और अगर आप वैक्सीनेटेड हैं फुली, जो नई वैक्सीन आई है, आपको सीवियर कोविड नहीं होगा, मोर्टेलिटी नहीं होगी। अगर आपकी बॉडी के अंदर कोरोना घुसा तो या तो आप एसिम्टोमेटिक होंगे या बिल्कुल ही सिम्टोमेटिक माइल्ड सिम्टोमेटिक होंगे। आपके इम्यून सिस्टम का उतना बड़ा ट्रिगर ही नहीं होगा। अगर आपके इम्यून सिस्टम का उतना बड़ा ट्रिगर नहीं होगा तो एंडोथेलियल डैमेज नहीं होगी, पल्मोनरी फाइब्रोसिस नहीं होगा, और सीवियर हाइपोक्सिया नहीं होगा। तो रिस्क फैक्टर्स चले जाएंगे। तो इसीलिए भारत सरकार जो अब एक्शन कर रही है वो बहुत सराहनीय है। और मैं आपको एक खुशखबरी देना चाह रहा हूं कि बाइडेन सरकार ने आईपी राइट वेवर के लिए पुश किया है, और बहुत जल्दी शायद आप लोगों को अच्छी खबर मिलेगी कि फाइजर, मॉडर्ना और शायद जॉनसन एंड जॉनसन का भी फॉर्मूला भारत में अवेलेबल होगा, ताकि तेजी से वैक्सीनेट हो। ठीक है, और वैक्सीनेशन लगातार मदद का हाथ आगे बढ़ा रहा है, और भी देश आगे बढ़ा रहे हैं मदद। आप कह रहे हैं जल्दी ही इस सिलसिले में अच्छी खबर आ सकती है। फिलहाल वक्त मेरे पास इतना ही है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सीरियल किलर हैप्पी हाइपोक्सिया वो साइलेंट किलर है, उसकी हमने बात की। इसके साथ ही ब्लैक फंगस की हमने बात की, कैसे आप डायग्नोज कर सकते हैं इन बीमारियों को और कैसे बच सकते हैं, क्या लक्षण हो सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आप जरूर अपने आप को बचा कर रखें, क्योंकि इस वक्त कोरोना से लड़ाई है और इस लड़ाई में जल्द से जल्द जीत हासिल करनी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।